हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिटोरियल डिस्कशन। डेट आज की 26 सितंबर 2025 और देख लेते हैं आज हमारे पास में कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। देखो, सुमित सर आज पटना में है, बिजी हैं, इस वजह से ये सेशन आज मुझे लेने को मिला है। तो दो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल तो हमारा रहेगा कि लद्दाख में जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए एक तो ऑटोनॉमी मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, लद्दाख के लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो इंडियन फेडरलिज्म है उसको हमें स्ट्रॉन्ग एनफ बनाने की ज़रूरत है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल डिस्कस करेंगे। और दूसरा हम डिस्कशन करेंगे वो रहेगा कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उस एक्सपोर्ट में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, दैट इज अराउंड 0.13%। तो इसको कैसे बूस्टअप किया जा सकता है, एक तरीके से राइटर अपनी नाराजगी शो कर रहे हैं। समझेंगे दोनों आर्टिकल्स को डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लद्दाख प्रोटेस्ट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू दिल्ली टू स्ट्रेंथन इंडियन फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप कनेक्ट कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। देखो, अभी देखें तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि बहुत से लद्दाखी, हजारों लद्दाख के लोग एकदम से रोड पर आ गए, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत से वाहनों को जला दिया, इवन बीजेपी का जो ऑफिस है उसमें भी आग लगा दी। उनकी डिमांड ये आ रही है कि देखो, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड उनको दिया जाए, जिसमें उनकी मेन डिमांड आ रही है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की 6 शेड्यूल में एंट्री दे दी जाए, जहां पर एक रीजन को ऑटोनॉमी दी जाती है और वो अपने खुद के जो भी नेचुरल और कल्चरल इश्यूज हैं उनको वो एक तरीके से बिना कोई एक्सटर्नल थ्रेट के अपने हिसाब से मैनेज कर सकें। पर हो क्या रहा है कि ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। इसको फिर जेनजी कई चीज़ों से उनके साथ में और भी कनेक्ट किया जा रहा है, कई पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी आ रहा है, ठीक है, कि वहाँ पर बोले कांग्रेस के द्वारा कुछ काम करवाया जा रहा है। बट हम यहाँ पर जो डिस्कशन करेंगे वो कोर पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई सीधी बात है कि जिस तरीके से माउंटेनस रीजन में आज टूरिज्म बिना सोचे समझे चल रहा है, वहाँ पर अगर देखें तो 2019 में जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके लद्दाख को आपने सेपरेट निकाल दिया, बट वो लोग चाह रहे हैं कि हमें और ऑटोनॉमी दी जाए। इसका मतलब या तो उनके लिए कुछ यूनिक प्रोविज़न किया जाए या उनके लिए स्टेटहुड इंश्योर कर दिया। स्टेटहुड के लिए कई चीज़ें हैं जिनमें एक पॉपुलेशन बहुत बड़ा इशू आता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद स्टेटहुड तो देने का स्कोप इतना नहीं बनता, बट यस उनकी ऑटोनॉमी जिससे कि वो अपने खुद के रिसोर्सेज, कल्चर, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। तो लोकल इश्यूज को वहां पर एक अटेंशन मिले, ये उनकी मेन डिमांड आ रही है कि पॉलिटिकली पहले हम जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट हुआ करते थे, तो उस टाइम पर श्रीनगर के सामने हमें हाथ फैला करके बैठना पड़ता था कि कोई हमारी बात सुने। ये चलो ठीक है कि 2019 में सब कुछ ठीक हो गया जब बाइफर्केशन हुआ और लद्दाख को यूटी का स्टेटस दे दिया गया, तो वो डायरेक्टली दिल्ली से अब डील कर सकते हैं। बट अभी भी वो लोग उतने संतुष्ट नहीं है जितना कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। अब देखो यहां पर स्टेट ऑफ फेडरलिज्म को भी हमें समझना है, क्योंकि आपको ध्यान है सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे देश को कंटिन्यू कराने में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेट्स का स्टैब्लिशमेंट किया जाता है कि भाई आप अपने लोकल इश्यूज को अपने हिसाब से टैकल कर सकें। तो यहां पर लद्दाख में ये डिमांड आ रही है। दूसरी कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू वहां पर काम हो, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी जब किसी एरिया को आप डिक्लेयर कर देते हो तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो इस सिस्टम को रन कराते हैं, वो मोर और लेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लद्दाख के लोगों का ये कहना है कि भाई यहाँ पर हमें थोड़ा सा ऑटोनॉमी एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो लोकल्स हैं उनके अधिकार, जिसमें एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी ऑनरशिप को लेकर के भी एक बड़ा मामला उठ के आ रहा है। तो ये सिनेरियो अभी लद्दाख में बनता चला जा रहा है। बट अगेन, क्या दिल्ली इसको अच्छे से हार्नेस कर पाएगा? अगर करता है तो ट्रस्ट वर्दीनेस मतलब कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता चला जाएगा। बट अगेन वही चीजें हैं कि हमें समझना होगा सिचुएशन को। देखो, अगस्त 2019 का बाइफर्केशन मैं आपको ऑलरेडी अच्छा से समझा चुका हूं कि लद्दाख को यूटी हमने बना दिया, और अभी देखा जाए तो ये लोग बहुत खुश भी हैं इस बात को लेकर के, जैसे कि श्रीनगर का कंट्रोल यहाँ लद्दाख से फ्री हो गया। और पर वही बात है कि आप अपनी ऑटोनॉमी के साथ साथ में अपनी कल्चरल और आइडेंटिटी की जो डिस्टिंक्टिवनेस है, यूनिकनेस है, उसको भी आप मेंटेन करना चाहते हो, ठीक है। अब यहां पर लोगों के अंदर क्या आ रहा है, एक सेंस ऑफ अनईज क्रिएट होता चला जा रहा है समय के साथ में,
क्योंकि इनकी खुद की गवर्नेंस जो है वो मोर और लेस दिल्ली से ऑपरेट हो रही है, वो भी एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू। तो वो चीज़ें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहाँ पर अपॉइंटेड हैं गुप्ता जी, उनके द्वारा, तो उनके द्वारा ये डिमांड की जा रही है लोकल्स के द्वारा कि हमें एक लेजिस्लेटिव बॉडी मिलनी चाहिए जिससे कि कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन अगर लेना हो तो हम हमारे खुद के लेवल पे ले सकें। अभी वहां पर दो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स ऑपरेट करती हैं, एक तो लेह में और एक कारगिल में। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक के जितने भी प्रोटेस्ट, जितने भी मुद्दे थे, वो इतने ज्यादा हाईलाइट क्यों नहीं हुए? उसके पीछे एक कारण था। लेह वाले जो हैं वो तो बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है, कारगिल वाले हैं वो शिया कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया है। तो यहां पर लेह और कारगिल की जो ऑटोनॉमस ये काउंसिल्स है ना, ये बिल्कुल सेपरेटली ऑपरेट कर रही थी, बट अब की बार दोनों साथ मिलकर के आई हैं, जिसके चलते एक बहुत ही तगड़ा प्रोटेस्ट के तौर पे हमें एक ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। यहां पर यूथ का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट, साथ ही साथ लैंड एंटाइटलमेंट, इसको हम बोलेंगे बोनाफाइड इशू। इसका मतलब कि आप अपनी जमीन के ऊपर अपनी मालिकाना हक की बात करते हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपनी खुद की कल्चरल हेरिटेज की प्रोटेक्शन को लेकर के। माना कि लेह लद्दाख हर कोई घूमना पसंद करता है, बट ये जो बिना सोचा समझा टूरिज्म होता है ना, इसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम आती है वहां पर कि किस तरीके से वहां की सेंसिटिव इकोलॉजी है वो डैमेज हो रही है। वहां पर अनरेगुलेटेड मैनर में माइनिंग होती है, तो वो वहां के लोकल इश्यूज को प्रॉब्लम में डाल देती है। साथ ही साथ जो टूरिज्म के लिए घूमने फिरने जाते हैं, तो वो लोग बिना सोचे समझे कचरा फैला करके आ जाते हैं। तो ये अपने आप में कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं लद्दाखी लोगों के द्वारा। 2020 से ही सिविल सोसाइटी ग्रुप्स लेह में लगातार इस बात की डिमांड भी कर रहे हैं कि हमें 6 शेड्यूल में डाल दो। मतलब ये कि जिस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हम बात करते हैं, तो वहां पर हमारे पास में एटीएम मशीन नाम से 4 स्टेट्स हैं, जिसमें इसको एटीएमटी भी बोल दिया जाता है, बाकी एटीएम मशीन आपके ऊपर कैसे याद करना चाहते हो, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 आपके स्टेट्स वहां पर इंक्लूडेड है। तो उनको क्या दिया जाता है कि वो अपने लोकली एनवायरमेंट को, अपनी कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोकली अपने हिसाब से सिस्टम को रन करा सकते हैं। तो बोलो वही चीज हमें भी दे देनी चाहिए। तो ये 6 शेड्यूल की जो एंट्री है ना, ये मोर और लेस बहुत ज्यादा हाईली डिमांडिंग कंडीशन क्रिएट कर रही है। वहां पर लोग चाह रहे हैं कि हमें 6 शेड्यूल में एंट्री दे दो। इसके अलावा आगे देखी जाए बात, तो जो नैरेटिव है अभी के टाइम पे, जो कारगिल वाला मामला है, मैंने आपको बताया कि कारगिल का अलग था और लेह वाले अपने हिसाब से अलग ऑपरेट कर रहे थे, बट अब की बार दोनों ने साथ आकर के काम किया है। तो ये एक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज भी दे दिया है। अब देखो, यूटी का स्टेटस देना एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम था, बट अगेन वही पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इनको इतनी नहीं मिल पा रही है जितनी इनको चाहिए। अब की बार लेह की तरफ से लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल की तरफ से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, दोनों मिलकर के लद्दाख की इस पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा चैप्टर लिख रहे हैं। इसके अंदर आप देखोगे कि एक एलिनेशन, कि भाई अलगाववाद का, कि भाई हमारे ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, एक डिस्ट्रस्ट, यूथ के अंदर अविश्वास की भावना, ये साफ साफ दिखाई पड़ रही है। अब हो क्या रहा है कि एक तरफ तो आपके लेह और कारगिल की जो ये बॉडीज हैं वो, और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हाई पावर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, जिसको लीड किया जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर, जिनका नाम है नित्यानंद राय। बातचीत चल रही थी, 2023 से बातचीत हुई। इसका मतलब ये कि ऐसी बात नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव नहीं लिया, बट अगेन वही बात कि आपने मई में, अगर आपको एक्यूरेट, टू बी प्रिसाइज एक्यूरेट बात बताऊं, तो मई 2025 के बाद में अभी तक इनके बीच में कोई डायलॉग नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट और इनके बीच में, लद्दाख के लोगों के बीच में। और अब नेक्स्ट जो डेट थी वो 6 अक्टूबर थी, बट ये डिले होने के चक्कर में या फिर ये गैप होने के चक्कर में ये कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट के फॉर्म में दिखाई पड़ा। हाँ, ये बात ठीक है कि इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है ना। कहीं पर भी अगर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो लोकल्स तो नाराज हैं, वो नाराजगी तो है, पर उस नाराजगी को एक हवा देना, ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे भी हमें नोटिस करने वाला बन जाता है। अब देखो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इनका मेन टारगेट है, जिनमें लेजिस्लेटिव बॉडी मिल जाए, या फिर ज्यादा भी ना हो तो इनकी जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है, जो काउंसिल्स, ऑटोनॉमस काउंसिल लेह और कारगिल वाली, इनको थोड़ा सा और एम्पावर किया जाए, जिससे कि अपनी लोकल एस्पिरेशन को पूरा किया जाए। मतलब ये कि स्टेटहुड दो तो बहुत बढ़िया, नहीं दो तो कम से कम जो लोकल इंस्टीट्यूशंस है ना, उनको आप एम्पावरमेंट दे दें, जिससे कि वो अपनी खुद की जरूरतों के हिसाब से अपनी लोकल लीडरशिप के बेसिस पर काम कर सकें। यहां पर सिविल सोसाइटी के लीडर, स्टूडेंट एक्टिविस्ट, लोकल काउंसलर, ये सब मिलकर के इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। मतलब लोकली लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं।
और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैंने बताया, एक तो बिना सोचा समझे होने वाला टूरिज्म। हर कोई लेह लद्दाख जाता है और वहां कचरा करके आ जाता है घूम फिरने के नाम पर। माइनिंग एक्टिविटीज, मिलिटराइजेशन, जिस तरीके से चाइना के साथ में लद्दाख वाला रीजन अपनी बॉर्डर शेयर करता है, इसी के साथ साथ में गिलगिट बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है वो भी लद्दाख का ही पार्ट है। सो द पॉइंट इज कि यहां पर मिलिटराइजेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो एक तरीके से इन चीजों पर टूरिज्म, माइनिंग और मिलिटराइजेशन, टीएमएम की वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर जो मेन कोर चीज है जो लोगों के दिल में बसी है, वो उनकी आइडेंटिटी, वो उनकी कल्चर, वो चीजें प्रोटेक्ट नहीं हो पा रही। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए इनको चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, जो कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको दिया नहीं गया है। और इसी वजह से वहां पर लगातार अविश्वास, डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता चला जा रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता चला जा रहा है। तो यहां पर अभी इन लोगों को आगे ला करके इनके साथ एंगेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, क्योंकि आपको ध्यान है इस चीज या लद्दाख में अगर ऑटोनॉमी ज्यादा दी जाती है तो ये चाइना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला एरिया है, बहुत ही सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल रीजन है। तो ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल फ्री भी नहीं छोड़ सकती। बट अगेन कुछ इनके साथ में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो लिए जा सकते हैं। अभी लद्दाख की बात करें तो ये फिजिकली आइसोलेशन में रहता है और फाइनेंशियली इनके पास में इतना कुछ रहता नहीं है जिसके चलते ही अपने लोकल लेवल पे कोई नहीं कुछ इनिशिएटिव ले सके। रही सही में लद्दाख, चाइना का जो तिब्बत रीजन, अब तिब्बत का जो ऑटोनॉमस रीजन है, ठीक है, चाइना के अंडर में जो ऑपरेट हो रहा है अभी के टाइम पे, है ना, तो उनका भी इनके साथ कनेक्शन है, जहां पर चाइना लगातार हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट करता चला जा रहा है। तो उन चीजों को भी हम एकदम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बॉर्डर एरियाज में कहीं पे प्रॉब्लम होती है, आप समझिए बात को, अगर बॉर्डर एरियाज में प्रॉब्लम होती है तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज क्रिएट हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो हमें ये सेंसिटिविटी को, इसको भी समझने की जरूरत है। तो करंट सिचुएशन एक अपने आप में चैलेंज है, बट अपॉर्चुनिटी भी है कि एक सोची समझी प्लानिंग के बेसिस पर लद्दाख के लोकल्स के साथ में कनेक्ट किया जाए। फॉरवर्ड थिंकिंग मतलब आप क्या चाहते हैं वहां पर फ्यूचर में एक स्टेबिलिटी क्रिएट हो सके, वहां के लोगों की वेलफेयर इंश्योर हो सके, उस पर काम करना होगा। तो क्या क्या किया जा सकता है? नंबर ए, नई दिल्ली को सबसे पहले तो देखो डायलॉग में एंगेज करने की जरूरत है। जो डायलॉग मई 2025 से रुके हुए हैं उनको रीस्टार्ट करो एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी। और साथ में लद्दाख और जो लद्दाख में जो लेह और कारगिल के लोग हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ में डायलॉग स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। इससे क्या होगा कि उन लोगों को यूं लगेगा कि चलो ठीक है, हमारी बात सुनी जा रही है। फिर उसके बाद में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर आप काम करिए, क्योंकि लोकल इंस्टीट्यूशन जो काउंसिल्स हैं उनकी आप एम्पावरमेंट करोगे तो उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। नंबर 2, उनको 6 शेड्यूल में एंट्री दे दो, या फिर लद्दाख के लिए आप यूनिक फ्रेमवर्क तैयार कर दो, क्योंकि 6 शेड्यूल का मतलब ऑटोनॉमी दे रहे हो। बट अगेन हमें यहां देखना होगा कि चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों की गलत नजर भी वहां पर रहती है। तो क्यों ना हम लद्दाख के लिए यूनिक फ्रेमवर्क तैयार कर दे जो लोकल्स के हिसाब से और नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैलेंस क्रिएट कर सके। तो इस पर हमें ध्यान देना होगा। साथ ही साथ जो बिना सोचे समझे कॉमर्शियलाइजेशन हो जा रहा है जैसे कि टूरिज्म और माइनिंग, इसका भी प्रॉपर रेगुलेशन हो लोकल्स के साथ में बातचीत करते हुए। ठीक है, फिर तीसरा तरीका हो सकता है कि इनकी जो हिल काउंसिल है, जैसे कि हमने ले और कारगिल वाली देखी, तो उनको हम असेंशियल पावर्स की ट्रांसफर कर दें, जिससे कि वो अपने खुद के लेवल पर अपने डिसीजन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले, बजाय इसके कि दिल्ली से कोई ऑर्डर वहां पर ट्रांसफर किया जाए। तो इन चीजों पे काम किया जा सकता है। लद्दाख बहुत ही डेलिकेट इकोसिस्टम है, मैंने बताया आपको कि वहां पर अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिना सोचे समझे होता है ना, तो ये हमारी इकोलॉजी के लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्रिएट कर देगा। और ये सोनम वांगचुक जी हैं, इनके द्वारा भी यही कहा जाता है कि भाई हमारी कल्चर, हमारा एनवायरमेंट, हमारा इकोसिस्टम ये डिस्टर्ब हो रहा है बिना सोचे समझे, यहां पर जो कुछ भी एक्टिविटीज हो रही है उनके चलते। तो क्या किया जाए? तो इसके लिए फिर नेक्स्ट कदम आ जाता है आपका कि आप यहां पर ग्रीन एनर्जी बेस्ड इनिशिएटिव लॉन्च करो, जिससे कि एनवायरमेंटल डैमेज मिनिमम हो सके। हमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करना होगा कि जो लोग भी घूमने फिरने जाएं वहां पर उन लोगों की जिम्मेदारी इंश्योर हो, और जो इंस्टीट्यूशन टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी हो कि वहां पर इकोलॉजिकल डेंट ना क्रिएट हो। ये बात ठीक है कि वहां पर लोगों को रोजगार मिलता है जब भी टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग लेह लद्दाख घूमने जाते हैं, बट पॉइंट इज कि आप घूमने जा रहे हो, लोगों को एम्पावर कर रहे हो, जॉब दे रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप वहां की इकोलॉजी को हार्म करके आओ। तो ये एक अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करने की भी जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख की लीडरशिप को भी थोड़ा सा यहां पर अपना क्रूशियल टास्क समझते हुए काम करना होगा, क्योंकि देखो देश की यूनिटी इंटीग्रिटी मेंटेन होनी भी जरूरी है, और उनके साथ में एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी हो। तो इस इशू को बहुत ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है।
ले अपेक्स बॉडी हो या कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हो, अब वो साथ मिलकर के जब काम कर रहे हैं, इसका मतलब लद्दाख का कॉमन सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। वहां पर अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कारगिल वालों के साथ अलग एंगेज करना है, ले वालों के साथ अलग एंगेज करना है। तो एक प्रॉपर रोड मैप तैयार हो जाए, जिसके चलते या तो स्टेटहुड दे दो या फिर उनको प्रॉपर ऑटोनॉमी दे दो, जो लोकल इंस्टीट्यूशन से उनको एम्पावर करते हुए। ठीक है, तो प्रोटेस्ट जो है ये थ्रेट नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारी डेमोक्रेसी को अपहेल्ड करने के लिए। डेमोक्रेसी का मतलब इतना ही नहीं है कि हम केवल चुनाव में पार्टिसिपेशन दे, वोट बैंक की बात करें, नहीं। हमें यहां पर देखना होगा कि लोकल्स को, जो बिल्कुल दूर दराज के किनारे मतलब कॉर्नर में रहते हैं, उनका भी एम्पावरमेंट हो, उनका भी पार्टिसिपेशन हो। राइट, तो लद्दाख की आइडेंटिटी, कल्चर, वहां की इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इंडियन यूनियन, इन सारी चीजों को अगर हमें मेंटेन करना है तो डायलॉग स्टैब्लिश होकर के इन पॉइंटर्स पर हमें काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट है आपका 8 states with international borders but export participation is just around 0.13%। ये बड़ी कंसर्निंग बात है। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस आर्टिकल को लिखा है संगमुआन हांगशिंग के द्वारा। देखो, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यूएसए की तरफ से इंडिया पे 25% ऑलरेडी टैरिफ इंपोज कर दिया गया था, फिर 25% एडिशनल लगा दिया गया अगस्त 2025 से। मोटा मोटा अगर देखें तो ये 50% का जो फिगर है ये यूएसए के द्वारा हमारे ऊपर इंपोज किया गया। इसके पीछे यूएसए का लॉजिक क्या था जी? एक तो बोला ट्रेड डेफिसिट, इंडिया हमें बेचता ज्यादा है, खरीदता कम है, तो बोला हम इंडिया को रोकेंगे। दूसरा, इंडिया जो है वो रशिया से सस्ता तेल खरीदता है, रशिया को फिर फंडिंग जाती है और वो लगातार यूक्रेन में लड़ाई को कंटिन्यू बनाए हुए हैं। और तीसरा, एक रिटेलिएटरी प्रेसिडेंट कि भाई यूएसए से जो साथ में हाथ मिला के नहीं चलेगा उसको यूएसए बिल्कुल भी बख्शेगा नहीं। तो ये 3 मेजर लॉजिक्स हैं जिनके बेसिस पर डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस तरीके के काम किए गए। अब यहां पर अगर हम देखें तो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स? इंडिया ने अपनी तरफ से कैलकुलेटेड लैंग्वेज में ही जवाब दिया है। कहीं पर भी सोल्यूशन निकाला तो क्लोज डोर डिप्लोमेसी, बातचीत करके सोल्यूशन निकालेंगे। कहीं पर भी पब्लिकली कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं कही गई है। और इस बात को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि वो बंदा कहां पर क्या बोल जाता है। अब देखो, वॉशिंगटन की तरफ से जो कुछ भी हमारे ऊपर एक्शन लिए गए वो हमने एब्जॉर्ब किए। मोर और लेस ये अपने आप में एक सिनेरियो क्रिएट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि एक तो वॉशिंगटन बिल्कुल ट्रस्टवर्दी नहीं है, दूसरी चीज कि मोर और लेस यहां पर बायलेटरल जो टर्बुलेंस है, दोनों कंट्रीज के बीच की जो रिश्तेदारी है उसमें कौन कौन से इश्यूज उलझ सकते हैं, उनमें से ये ट्रेड वाला मामला भी दिख गया है। बट पॉइंट इज कि यहां पर यूएसए ने तो लगा दिया आपका ट्रेड पे बैरियर या एक तरीके से टैरिफ, पर क्या इसका केवल दिल्ली तक ही असर है या इसका असर और एरियाज में ज्यादा देखने को मिलेगा? तो यहां पर राइटर जो पॉइंट बोलना चाह रहे हैं ना वो ये कि हम यूएस के टैरिफ के ऊपर तो इतना ध्यान दे रहे हैं, बट जो कुछ भी हम एक्सपोर्ट करते हैं दुनियादारी में, उस एक्सपोर्ट में हमें यह भी देखने की जरूरत है कि कौन से रीजन ज्यादा पार्टिसिपेशन देते हैं, क्यों वो रीजन्स ज्यादा पार्टिसिपेशन दे पा रहे हैं अपने एक्सपोर्ट में, और कौन कौन से एरियाज पीछे रह गए, जिसमें मेजर फोकस है यहां पर हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारा मेजरली एक्सपोर्ट कहां पर सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि मामला टैरिफ और इनसे रिलेटेड हमने इंट्रोडक्शन में लिया है तो बात एक्सपोर्ट की है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो हमारे देश के एक्सपोर्ट का 70% तक कंट्रीब्यूशन देते हैं। और गुजरात तो इकलौता ऐसा है जहां पर 33% तक कंट्रीब्यूशन आता है टोटल एक्सपोर्ट का। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे पहला कारण है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लॉजिस्टिक्स अच्छे हैं, रोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं। दूसरा, सरकारों के द्वारा इंसेंटिव्स अच्छे खासे दिए जाते हैं जिसके चलते लोग वहां पर इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस करना पसंद करते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी। वहां पर एकदम से बहुत गजब का पॉलिटिकल टर्मोइल या कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन नहीं बनती है, शांति का सा माहौल रहता है जिसका फायदा फिर उनको ओवरऑल मिल जाता है और सरकारें भी मोर और लेस कंटिन्यू कर रही हैं। तो पॉलिसीज लगातार बनी रहती हैं तो फिर बाद में एक्सपोर्ट आपका मेंटेन हो पाता है। बट वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और जो हमारे दूसरे कंट्री के बाहर पार्ट हैं वो केवल टोटल एक्सपोर्ट के अंदर 5% ही कंट्रीब्यूट करते हैं। उत्तर प्रदेश तो खैर परफॉर्मेंस अभी राइज कर रहा है, अभी रिसेंट अगर डेटा की बात करें। बाकी बिहार, मध्य प्रदेश, ये कई ऐसे स्टेट्स हैं जो लगातार सिचुएशन में उलझे हुए हैं कि वो बीमारू वाला जो कैटेगराइजेशन उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं पर हम थोड़ा सा और आगे निकल जाएं ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो वहां तो और बुरा हाल है जहां टोटल 8 ऐसे स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग सिक्किम, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम। इनको देखें तो ये
5400 किलोमीटर की बॉर्डर बनाते हैं इंटरनेशनल, बट एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है ओनली 0.13%। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई ट्रेड कॉरिडोर ऐसा नहीं है जो प्रॉपरली ऑपरेशनल हो, जो सीधा फॉरेन मार्केट के साथ कनेक्ट करे। अब आप कहोगे कि सर यहां तो म्यांमार के साथ में भी कनेक्टिविटी है, ठीक है, और इधर से देखें तो बांग्लादेश के साथ भी। अब आप खुद सोचो म्यांमार और बांग्लादेश के हालात क्या चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि कोई लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके चलते यहां से शिपिंग हो सके। बोले ज्यादातर फोकस अब नॉर्थ ईस्ट पे केवल और केवल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होने लग गया है। ज्यादा फोकस रहता है तो काउंटर इंसर्जेंसी, कि म्यांमार में बैठ करके जो भी कह सकते हैं कि इंसर्जेंट ग्रुप्स है वो ऑपरेट कर रहे हो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ में, उनको केवल हम सर्विलांस कर रहे हैं, उनको केवल मॉनिटर कर रहे हैं, बाकी नॉर्थ ईस्ट का ज्यादा कुछ रोल बचा नहीं है। बोला ट्रेड के ऊपर यहां पर काम करने की हमें जरूरत है, मेजर पॉइंट यहां पर यह आ रहा है। अब अगर देखें तो इंस्टीट्यूशंस में भी ज्यादा कोई प्रॉपर मेंबरशिप नहीं है नॉर्थ ईस्ट के साथ की तरफ से, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल है, उसमें बोले एक भी मेंबर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से नहीं है। बोर्ड ऑफ ट्रेड की बात करें तो वहां पर भी अगर देखें तो इंडिया की एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी को उठा करके देखो कि क्या कहीं पर भी आपको मिजोरम, ये त्रिपुरा और अरुणाचल की प्रदेश की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। फिर आ जाओ स्कीम्स की बात करें, अभी हमारे एक्सपोर्ट को राइज करने के लिए रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, आरओडीटीईपी, एक तो ये स्कीम रन हो रही है, और दूसरा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करते हुए एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात कर रही है। दोनों को उठा करके देखो, दोनों की अगर बात करो तो इनमें ज्यादा फोकस गुजरात और तमिलनाडु पे दिया हुआ है। तो इस सिचुएशन से यहां पर राइटर बिल्कुल भी खुश नहीं है कि आप देखो कि जहां पर ट्रेड के संबंध में योजनाएं हैं, एक्सपोर्ट से संबंध में उनसे में डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है, पॉलिसी की बात हो रही है, वहां पर पार्टिसिपेशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का नहीं है। तो कैसे आप कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो मोर और लेस अपनी तरफ से प्रॉपर पार्टिसिपेशन दे पाएंगे? आज ग्लोबल मार्केट की हम बात करें तो हर जगह पे अगर कहीं पे डेवलपमेंट आ रहा है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स इनकी वजह से हुआ, और प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जिसमें पार्टिसिपेशन सबका हो। बट ये चीजें जब दिखती नहीं है तो प्रॉब्लम आती है। हमारे यहां पर ब्यूरोक्रेटिक ओवरसाइट ज्यादा दिखाई पड़ रही है, ठीक है। 2024 की अगर बात करें तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, डीजीएफटी के द्वारा एक एक्सपोर्ट प्लान अपना डेवलप किया गया। उस एक्सपोर्ट प्लान में टोटल 87 पेजेस का ये रिपोर्ट था या कोई वो डॉक्यूमेंट था। उसमें बोले एक सिंगल ऐसा सेक्शन नहीं था जहां पर नॉर्थ ईस्ट में एक्सपोर्ट या फिर ट्रेड कॉरिडोर से संबंधित कोई प्रोविजन की बात कर दी हो। भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों स्टेप मदरली ट्रीटमेंट यहां पर दे रहे हो? अगर हम नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो असम ज्योग्राफिकली एक बहुत बड़ा स्टेट है, राइट? वहां पर हमें टी इकोनॉमी देखने को मिलती है, बट जब से यूएसए ने ये टैरिफ लगाए हैं या फिर कुछ इश्यूज हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ चलने शुरू हुए हैं, उसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारा जो टी एक्सपोर्ट है वो डाउन हो रहा है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है आप सोचो, एक तो प्राइस नहीं बढ़ पा रही है, समय पर लोगों को जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। दूसरा, लेबर शॉर्टेज लगातार, जब पैसा टाइम पे नहीं मिल रहा है, प्रॉपर नहीं मिल रहा है लेबर को, तो वो लेबर क्यों फिर टी गार्डन में जाकर के काम करेगा? अब यहां पर क्या है कि अगर 25% टैरिफ हाइक कर दिया गया वेस्टर्न मार्केट की तरफ से, तो आप मान के चलो कि ये बहुत बुरे हालात होने वाले हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जहां पर चाय के बागान और चाय की इंडस्ट्री ऑपरेट करती है। क्योंकि यूएस और यूरोपियन यूनियन ये दो ऐसे मेन हमारे कह सकते हैं कि इंपोर्टिंग डेस्टिनेशंस हैं जहां हम चाय बेचा करते हैं, और वहां पर अगर प्राइस अच्छे से नहीं मिली और सारी चीजें अगर बिगड़ती चली गई तो आप ये मान के चलो कि लोगों की रोजगार तक भी छीन लिए जाएंगे। क्योंकि सीधी बात है कि एक जॉब भी कब मिलती है? जब उनके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बनी रहे, उनको पैसा रिटर्न में मिलता रहे, बट वो चीजें नहीं मिलती है तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अगर हम नोटिस करें तो जो टोटल टी आउटपुट है उसके ऊपर हम नोटिस करें तो आपको हाई वैल्यू पैकेजिंग और ब्रांडिंग की बात करें तो उनकी प्रेजेंस मोर और लेस नॉर्थ ईस्ट में नहीं दिखेगी। तो यहां पर आप खुद देखो कि जो प्रोसेस होकर के, वही बात है कि किसान खेती करता है, एक बीज से 100 बीज, एक गेहूं के बीज से 100 गेहूं तैयार कर देता है, उसको इतना मुनाफा नहीं मिलता जितना कि एक बिचौलिया उसकी ब्रांडिंग और उसकी प्रोसेसिंग के बेसिस पे कमा लेता है। आज भी चाय का बोले सीटीसी ग्रेड के आधार पर काम होता है, जिसमें आप ये देखते हो कि सीटीसी ग्रेड के अंदर क्या देखा जाता है कि कितनी क्वालिटी का आपका जो चाय की पत्ती है वो है, उसकी लीफ का साइज क्या है, डस्ट कंटेंट क्या है, उसके हिसाब से आप ग्रेडिंग देते हो। और फिर वो भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब अलग अलग प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं, इंटरनेशनल मार्केट में आप कंपीट करते हो,
तब जाकर के आपको फाइनल रेट्स मिलती है। अब आप सोचो कि जब आप वल्नरेबल भी हो और आपके ऊपर अटेंशन भी नहीं दी जा रही क्योंकि आपका एक्सपोर्ट है वो डाउन जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं वहां पर। तो इस तरीके से वहां पर जॉब क्राइसिस की सिचुएशन भी बनी हुई है। फिर आ जाओ एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, नुमालीगढ़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफाइनरी साइट है। वहां से असम की एनर्जी स्पाइन ऑपरेट करती है। यूं कहो कि असम की एनर्जी का जो पूरा मामला वहीं पे डिपेंडेंट है। बट और उसमें भी ज्यादा रोल किसका आता है, एक तो ऑयल इंडिया का और एक ओएनजीसी का, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का। बट अभी क्या हो रहा है कि जिस तरीके से हम हमारी रिक्वायरमेंट्स को रशिया से जो डिस्काउंटेड तेल आ रहा है, डिस्काउंटेड तेल का आप थोड़ा सा एक और नजरिया देखो, ठीक है, कि आप रशिया से डिस्काउंटेड तेल अगर खरीदते हो तो नुमालीगढ़ जैसे एरिया से जो तेल निकलता है उस पर डिपेंडेंसी आपकी कम हो रही है, और जिसके चलते फिर आप इंपोर्ट्स पे ज्यादा रिलाई कर रहे हो। तो जो एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट में क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन, उसकी प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट था, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो यूटिलाइज नहीं होगा, तो वहां के लोगों के जॉब पे ऊपर इंपैक्ट जाएगा कि नहीं। तो बोला हम इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं, जो कि ज्यादातर हमारा उड़ीसा का जो पारादीप है वहां से हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि आप इंपोर्ट्स पे जा रहे हो तो एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है नॉर्थ ईस्ट में वो भी डिक्लाइन हो रहा है। अब वॉशिंगटन के टैरिफ की बात करें तो इसका सीधा इंपैक्ट या मेन टारगेट तो है कि रशिया के साथ में जो इंडिया की अलाइनमेंट है उसकी वजह से है। सैंक्शंस अगर लगातार बढ़ते चले गए तो आप ये मान के चलो, राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि इसका असर मुंबई में नहीं, इसका असर असम के गोलाघाट में जहां पर चाय की खेती होती है वहां पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब से अगर हम इधर की बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो इनके साथ में म्यांमार की बॉर्डर आपको पता अच्छी खासी शेयर होती है। तो इसमें थोड़ा सा हमें एक्सटर्नल फैक्टर को भी देखने की जरूरत है। 2021 में नेपिदा मतलब म्यांमार में होता है कॉन्फ्लिक्ट, या फिर कहें कि कू, वहां की हुंटा, और उसके बाद में फिर जो प्रो डेमोक्रेटिक जो वहां के ग्रुप्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहां पर हमें ये देखने की जरूरत है कि अगर नॉर्थ ईस्ट को अगर हमें डेवलप करना है तो उसके लिए सीधी बात है उससे कनेक्टिंग जो भी एरियाज हैं वो स्टेबल हो, ये एक फैक्ट है। बट पॉइंट इज कि जब से हमने म्यांमार को और इनको बड़े सस्पिशियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट किया है, तो राइटर का ये बोलना है कि जो हमारे रिलेशनशिप थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की म्यांमार के लोगों के साथ में, वो तो कमजोर हुई है, प्लस ट्रेड के ऊपर भी इसका इंपैक्ट आया है। पहले जहां से कहते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं, एक तरीके से चेक पॉइंट्स है ना, जहां से ट्रेड हुआ करता था थोड़ा बहुत, वो अब चौक पॉइंट बन गए, वहां पर अब ज्यादा सर्विलियंस होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कुछ अगर सांस देने का काम कर सकता था म्यांमार वाला एरिया, वो भी डिस्टर्ब हो गया। और इसमें भी आप देखो तो दो ऐसे प्रिंसिपल गेटवेज थे, एक तो आपका मिजोरम में है जोखावथार, और एक है मोरे जो कि मणिपुर में लोकेटेड है। यहां से अगर देखें तो आज केवल और केवल ये देखा जाता है वहां पर जो भी डिफेंस के लोग हैं, मिलिट्री पर्सनल्स हैं, ठीक है, असम पैरामिलिट्री, असम राइफल्स के लोग हैं, वो क्या देख रहे हैं असम राइफल वाले कि लोग कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनकी इन्वेस्टिगेशन, उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हम बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं, बट सही मायने में देखें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हम तब लाज पाएंगे ग्राउंड पे जब उसको थोड़ा पेपर से निकाल करके ग्राउंड रियलिटी से हमें इंप्लीमेंटेशन पे जाएं। इसके अलावा कस्टम्स का जो मैकेनिज्म है, जो कुछ भी हमारा लेना देना है कस्टम डिपार्टमेंट का, वहां पर जो मैनेजमेंट का काम है वहां पर स्टाफ प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा कोल्ड चेन फैसिलिटी जहां पर आप प्रोडक्ट को सेव कर स्टोर कर सको और जब जरूरत पड़े तब आप एक्सपोर्ट कर सको, वो फैसिलिटीज आप डेवलप नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें, और रही सही में 2024 में आपने अगर ध्यान से अगर करंट अफेयर को फॉलो किया है तो जो फ्री मूवमेंट रिजीम है जिसके तहत म्यांमार के लोग इंडिया में 16 किलोमीटर अंदर तक और इंडिया के लोग म्यांमार में 16 किलोमीटर अंदर तक आराम से आ जा सकते थे, वो चीजें अब रुक गई हैं, जिसके चलते ट्रेड और जो किनशिप रिलेशनशिप थी वो भी हमारी डाउन हुई है। मतलब सामाजिक और आर्थिक दोनों तरीके से हम प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं। तो बोलो कॉमर्स की जगह सर्विलियंस ने ले ली है, कॉरिडोर्स जो बनने थी उनकी बजाय जहां पर प्रॉपर एक तरीके से लॉजिस्टिक्स का काम होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन का काम होना चाहिए, वहां पर ऑपरेशन होते हैं काउंटर इंसर्जेंसी के, है ना, इनके द्वारा। और कहा जा रहा है कि हर जगह पे केवल एम्प्टीनेस है, खालीपन है, और कनेक्टिविटी के नाम पर केवल और केवल कंट्रोल है और कुछ भी नहीं है वहां पर। तो इस तरीके से राइटर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहे हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही एक ऐसा गेटवे है जो कि आसियान कंट्रीज के साथ खुद को कनेक्ट करा सकते हैं, पूरे इंडिया को कनेक्ट करा सकते हैं। फिर आप चाहे किसी भी तरीके से अपना काम करें, चाहे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, किसी भी तरीके से। सो द पॉइंट इज कि आपको ज्योग्राफी को कंसिडर करते हुए काम करने की जरूरत है।
आज भी सबसे बड़ा इशू जो राइटर हाईलाइट करना चाह रहे हैं, आज भी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि हम उन्हीं पोर्ट्स को और उन्हीं पोजीशंस को ज्यादा यूटिलाइज करें जो कॉलोनियल पीरियड पे डेवलप हुई थी। जैसे कि कॉलोनियल पोर्ट्स आप देख लो, कोस्टल एरिया से ज्यादा ट्रेड हुआ करता था, आज भी वो लोग वही चल रहा है। इंडिपेंडेंस के बाद में भी हमने मोर और लेस इंडस्ट्रियल क्लस्टर कहां पे डेवलप किए हैं, जहां पर आपको मिनरल्स दिखे, जहां पर आपने डेवलपमेंट की एक तरीके से एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वही चीजें आज भी चल रही हैं। तो फिर इंडिपेंडेंट इंडिया का 80 साल की, ये 75-80 साल की जर्नी हुई है, इसमें फिर मिला क्या है, आपने क्या रीजनल बैलेंस क्रिएट किया, ये सारी चीजें फिर वहां पर हाईलाइट की जा रही है। फिर आती है म्यांमार की एक और बात कि भाई म्यांमार में जिस तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, वहां पर जो नॉर्दर्न रीजन है वहां पर लगातार चाइना अपनी पकड़ अच्छी खासी बना चुका है। और वहीं पर हम क्या कर रहे हैं, हम जो वहां पर मिलिशियाज हैं, या फिर यूं कहें कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के आधार पर रन होने वाला जो काम है, या इन जो भी ग्रुप वहां पर डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहे हैं, तो उनको हम ज्यादा एंटरटेन करने में लगे हुए हैं। जबकि चाइना ने अपना खुद का ग्राउंड वहां पर क्रिएट कर लिया, तो बोला हमें थोड़ा सा चाइना को भी देखने की जरूरत है। साथ ही साथ इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे का एक प्रोग्राम, जिसमें इंडिया के मोरे से लेकर के यंगून और फिर वहां से लेकर के माइत्सो तक, थाईलैंड तक की कनेक्टिविटी, बोले ये कंप्लीटली वैनिश हो चुका है, ये केवल कागज पे ही रह गया है, इससे आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है। तो हमें थोड़ा सा इससे आगे निकलने की जरूरत है। जो डिसऑर्डर क्रिएट हो रखा है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उनको ठीक करना है। अगेन वही बात, ट्रेड बोले रोड से होता है, बातचीत से नहीं होता है ना। इसके अलावा हमें वेयर हाउसेज, जो भी कमियां हैं उनको आप प्रॉपरली अटेंशन दे करके पे करो। केवल व्हाइट पेपर से काम नहीं होगा, वेयर हाउस बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करो, लॉजिस्टिक्स डेवलप करो, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात जब होती है तो बोला हम लंदन वॉशिंगटन तक आगे पीछे चक्कर काट लेते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, हम इंटरनली हमारे देश के अंदर जो चिकन स्नैक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसके आगे ही नहीं देख पा रहे हैं। तो तंज बड़े गजब गजब के यहां पर मारे हैं राइटर ने। मेन टारगेट ये है कि ज्योग्राफी को आप इग्नोर मत करो, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप अगर टैरिफ लगाएंगे ना, तो वो तो चलो ठीक है, इंडिया फिर भी एक तरीके से इग्नोर कर देगा, सेटल कर देगा, बट आप इंटरनली जिन चीजों को इग्नोर करके चल रहे हो या जिन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, प्लीज उन पे ध्यान दीजिए। चाहे गुजरात हो या तमिलनाडु, जितना उनके ऊपर आप अटेंशन दे रहे हो, उतना ही अटेंशन आपको बाकियों पर भी देने की जरूरत है। ये एक तरीके से यूं मानो कि आप पूरे देश में इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन की बजाय यूं कर रहे हो कि आप कुछ एक स्टेट्स को ज्यादा प्रमोशन दे रहे हो, जैसे तमिलनाडु, गुजरात, ये लोग, ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टेट इकोनॉमीज हैं उन पे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंबैलेंस क्रिएट कर रहा है। तो यहां पर हमें चीजें ऐसी करनी होगी जिसके चलते हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भी चीजें अचीव कर सकें। जैसे कि हम चाइना की बात करें तो चाइना आज ग्लोबली अपने आप को रिपोजिशन कर चुका है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वो अपने हिसाब से अपने ट्रेड को इनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया अपनी रोल बढ़ाना चाहता है। तो इसके साथ साथ में हम क्यों ना इंटरनली भी हमारी जो कमियां हैं उनको पूरा करते, कवर अप करते चले जाएं, ठीक है। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बताया जा रहा है। बोला स्लोगन की जरूरत नहीं है नॉर्थ ईस्ट को, यहां पर पॉलिसीज, गवर्नेंस और प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की वो होनी चाहिए, और जो पेपर में बातचीत हो रही है उसको एग्जीक्यूट करो, और पेपर में जहां पर मिसिंग है वहां पर इंक्लूड करो। तो ये चीजें यहां पर बताई जा रही है राइटर के द्वारा कि बोले ये चीजें जब होंगी तभी आउटकम निकलेगा। तो केवल एक सिंगल टैरिफ यूएसए की तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इंडिया पे। असली असर तो तब पड़ेगा जब आप एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी में ऑपरेट करना चाह रहे हो और वहां पर एक रीजन पीछे रह गया, एक क्षेत्र पीछे रह गया। तो आपको यहां पर थोड़ी सी रेजिलियंस लानी है ना इकोनॉमी में, तो आपको खुद के देश को इंटरनली स्ट्रांग बनाने की भी जरूरत है। तो इस तरीके से यहां पर राइटर ने अपनी तरफ से पॉइंटर्स दिए हैं कैसे सॉल्यूशंस पे काम किए जा सकते हैं, और कैसे एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन कम है उसको हम बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज ये एरिया और ज्यादा प्रॉब्लम में जा सकता है। ये बात फैक्ट है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बहुत कुछ किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हम ये नहीं कह सकते कुछ ही नहीं किया है ना। आपको वो सर्च करना है। हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप ये चीजें देख लेते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपका दिमाग एक तरफ चला गया, बट हमें एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हमारे पास में प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। तो अब आपका टास्क क्या है कि जहां प्रॉब्लम्स आई उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है, उनको आप लिख करके अपने नोट्स में जरूर मेंटेन कर लें, ठीक है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।